नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन विद डॉक्टर कविता सिंह। आज इस वीडियो में हम भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के विभिन्न अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण विचारों के आदान प्रदान के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भावों को समझने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को निकालकर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहा जाता है। भाषा वह साधन है, वह मीडियम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। यदि इस आधार पर हम देखें तो भाषा का प्रयोग दो प्रकार से हम करते हैं, बोलकर और लिखकर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा, जिसमें हम अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं। भाषा का मूल रूप। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ता, वह धीरे धीरे स्वतः ही आ जाता है। भाषा का लिखित रूप बाद में आया, जब व्यक्तियों को अपने से दूर रहने वाले अपने मित्रों और संबंधियों तक अपने विचार पहुंचाने में कठिनाई हुई, तब उसने भाषा का लिखित रूप विकसित किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा का सबसे प्राचीन रूप मौखिक भाषा है, मूल रूप मौखिक भाषा है। भाषा के लिखित रूप की विशेषता। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों और भावों को भविष्य के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। पुस्तकों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो हम उस ज्ञान को संचित रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो ज्ञान के संचित कोश का आधार लिखित भाषा ही है। और यदि किसी भाषा को हमें पीढ़ियों दर पीढ़ियों पहुंचाना है तो उसको एक स्थायी रूप देना होता है और वह लिखित भाषा होती है। भाषा का लिखित रूप ही स्थायी तथा मानक होता है। मौखिक भाषा की इकाई ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की इकाई वर्ण है। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, मातृभाषा कहलाता है। किसी परिवार में बोले जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। लिपि। हम सभी जानते हैं कि भाषा जो बोली जाती है उसमें हम कुछ ध्वनियाँ बोलते हैं, उन ध्वनियों को फिर हम लिखकर प्रकट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका प्रयोग करके हम अपनी बात को लिखते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो हमने चिन्ह निश्चित किए, उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। तो चलिए देखते हैं कुछ मुख्य भाषाओं की लिपियां। भाषा हिंदी, संस्कृत, इसकी लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का विकास प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है। उर्दू की लिपि फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि हिंदी की बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। राजभाषा। राजभाषा राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, अर्थात सरकार की भाषा को सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए, सरकारी काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहा जाता है।
14 सितंबर 1949 को स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है तथा देवनागरी इसकी लिपि है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश राज्यों में हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा या राजभाषा के रूप में किया जाता है। द्वितीय भाषा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इन राज्यों के निवासी आसानी से हिंदी समझ सकते हैं। संपर्क भाषा, दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है, अर्थात कोई भी हिंदी भाषी इन राज्यों में हिंदी बोलकर अपना काम चला सकता है। इन राज्यों के निवासी भी थोड़ी हिंदी बोलते हैं। भारत के बाहर भी अनेक देशों में हिंदी के पठन पाठन की सुविधा है। कनाडा, इंग्लैंड, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सुरिनाम जैसे अनेक देशों में हिंदी का प्रचलन है। अमेरिका ने भी अपने यहाँ हिंदी के पठन पाठन की सुविधा आरंभ कर दी है। भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में पहले 18 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और सिंधी, पर अब इनमें 4 और भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। वे हैं डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इस प्रकार अब इनकी संख्या 22 हो गई है। बोली, बोली किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को उसके स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली की 4 विशेषताएं होती हैं। बोली केवल बोलचाल के काम में आती है, इसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता। यह भाषा की आरंभिक अवस्था है, अर्थात अभी वह जो बोली है वो बोली तक सीमित है, क्योंकि उसमें ना तो साहित्य है उसका, ना ही उसकी कोई व्याकरण है, कोई मानक रूप नहीं है उसका। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वह उस भाषा का या किसी भाषा का, जब हो सकता है कि कुछ सालों में वह भाषा बन जाए, लेकिन उसको बनने में वक्त लगेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वह किसी भाषा की आरंभिक अवस्था है। बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें धीरे धीरे साहित्य की रचना होने लगती है, तो उसे बोली के स्थान पर उपभाषा कहा जाता है। जैसे प्रारंभ में ब्रज तथा अवधी बोलियां थीं, पर जैसे जैसे उनमें साहित्य रचना आरंभ होने लगी, ये दोनों उपभाषाएं बन गई हैं। ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर तथा अवधी भाषा में तुलसीदास कृत रामचरितमानस प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा आदि खड़ी बोली की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। व्याकरण, निम्नलिखित वाक्यों को ज़रा ध्यान से पढ़ें। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कमरे में कौन का सामान है, मेरे को वह से कुछ काम है, मेरे माताजी बीमार हैं, मैंने जाना है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि इन वाक्यों में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं, जिनके कारण इन्हें शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता। तो यही है व्याकरण। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता की जानकारी प्राप्त होती है, उसके नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय उस भाषा के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो यही बात हमें व्याकरण में पढ़ाई जाती है। सही वाक्य हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कमरे में किसका सामान रखा है, मेरी माताजी बीमार हैं, मुझे जाना है।
व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और व्याकरण के अंग 4 होते हैं। वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों के प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है शब्द विचार, शब्दों के भेद, उत्पत्ति, कहाँ से शुरू हुए, कैसे बने, उनकी रचना आदि का ज्ञान। पद विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का ज्ञान। वाक्य विचार, वाक्यों के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान। अर्थात जो वाक्य से संबंधित नियम हैं वे हम वाक्य विचार में जानते हैं। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। साहित्य, अब हम साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य की परिभाषा क्या है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। अर्थात जिस साहित्य में लिखित रचनाएं होती हैं उसे साहित्य कहा जाता है। साहित्य का अर्थ होता है लिखित ज्ञान का कोश, यानी जिसके भीतर आपने किसी भाषा के ज्ञान को लिख दिया है। लिखित रूप को हम साहित्य कहते हैं। और इस साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार या लेखक अपनी बात को साधारण रूप से लिखता है, जिस प्रकार से हम बोलते हैं, बात करते हैं, उस तरह से वह उसको लिखता है, तो उसे गद्य साहित्य कहा जाता है। जैसे निबंध, पत्र, कहानियाँ, जीवनी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि। परंतु जब कोई साहित्यकार अपनी बात को लय में, धुन में, तुकबंदी के साथ, यानी कि राइमिंग वर्ड्स के साथ, उन नियमों में बांधकर अपनी बात को व्यक्त करता है, तो हम उसे पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य साहित्य के भी कई रूप होते हैं। पद्य साहित्य में पद, चौपाइयाँ, दोहे, कविताएं, गीत, गज़ल और भी बहुत सारे रूप हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में जानकारी मिली होगी। चलिए जल्दी से अब करते हैं इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, भाषा कहते हैं। इसके विकल्प हैं मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना, मन के भावों को संकेत द्वारा बताना, मन के भावों को केवल बोलकर बताना, मन के भावों को केवल संकेत के द्वारा बताना। भाषा के मुख्य रूप हैं 1, 2, 3, 4। प्रश्न 3, हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 अगस्त। प्रश्न 4, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है लिपि, भाषा, बोली, व्याकरण। प्रश्न 5, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला? 253वें, 243वें, 313वें, 343वें। प्रश्न 6, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है लिपि, व्याकरण, बोली, भाषा। प्रश्न 7, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। प्रश्न 8, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? रोमन, फारसी, गुरमुखी, देवनागरी। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन पर चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। चलिए तो अपने उत्तर जांच लें और देखिए कि आपने कितना सीखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।